सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रात लड़ना पड़ता है किताबों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स 2011 का पेपर, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था 2021 के पेपर का, फिर 2016 और 2013। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज के इस वैल्यूएबल सेशन का। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक दूसरे के कोणार्धक हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे के कोणार्धक हैं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर के। अगर मान लीजिए इसे हम मान लें इक्वेशन 1 और इसे मान लें इक्वेशन 2, है ना। तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? अगर इक्वेशन 1 का एंगल बाइसेक्टर निकाला जा रहा है तो वो लाइन 2 को प्रेजेंट कर रहा है, सॉरी इक्वेशन 2 को प्रेजेंट कर रहा है। और अगर इक्वेशन 2 का एंगल बाइसेक्टर निकाला जा रहा है, कोणार्धक निकाला जा रहा है, तो वो एंगल 1 को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि सेम इक्वेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो पहली वाली इक्वेशन दी गई है उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। उससे पहले हम आपको बता दें कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है ना, के एंगल बाइसेक्टर मतलब कोणार्धक, है ना, के कोणार्धक का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, है ना। ये होता है एंगल बाइसेक्टर किसका? क्या एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 का। तो हमें क्या करें? हम लाइन 1 का जो एंगल बाइसेक्टर निकाल दें। तो देखिए कंपेयर कर लीजिएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और h इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का p है और b इज इक्वल टू माइनस का 1 है। चलिएगा समीकरण 1 के कोणार्धक का, है ना, कौन सा है हमारा? समीकरण 1 के कोणार्धक का समीकरण निकालते हैं। कोणार्धक का समीकरण 1 निकालिएगा भाई। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और a माइनस बी, ए का वैल्यू 1 है माइनस, अब माइनस 1 है b का वैल्यू, इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच होता है। h का वैल्यू कितना है? माइनस का p है। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2xy बटा में, ये माइनस ऊपर दे देते हैं, p को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे वाले जो p का माइनस था ऊपर दे दिया, ठीक है, अंश में। चलिएगा अब मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो जाएगा? px स्क्वायर माइनस py स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। और अगर इसे मॉडिफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं इसे px स्क्वायर, है ना, माइनस पी वाई, यहाँ पे प्लस रख लो, पहले एक्स वाई को रख लो, ठीक है, इसे रख ले 2xy माइनस का पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये लाइन आ गई हमारी, मान लो इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। तो देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जो हैं वो सेम लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वो क्योंकि कह ही रहा है, वो कह क्या रहा है कि अगर इस इक्वेशन 1 का एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सेम लाइन को प्रेजेंट करेगा, है ना। एक दूसरे के कोणार्धक का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो ये लाइन आ जाती है। अगर लाइन 2 का मतलब सॉरी इक्वेशन 2 का निकालेंगे तो इक्वेशन 1 आ जाती है ना। वो ये कह रहा है, यानी कि सेम इक्वेशन को प्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट करेंगे सेम को, है ना, कि सेम इक्वेशन को प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में देखो, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, है ना, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर रिप्रेजेंट सेम लाइन, है ना, रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। ये दोनों किसको दिखा रहे? सेम इक्वेशन, लाइन नहीं है ये ना, इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, सेम इक्वेशन, दोनों सेम इक्वेशन दिखा रहे हैं। चलो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, इक्वेशन 1 में 1 और यहाँ पे कितना भाई? इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 2 में कितना? 1 और इक्वेशन 3 में कितना है? p इक्वल टू एक्स का देखो, इक्वेशन 2 में दिया गया है माइनस का 2q और इक्वेशन 3 में दिया गया है माइनस का 2
इज इक्वल टू, पहले में देखो वहाँ पे माइनस का 1 दिया गया और यहाँ पे माइनस का p दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से इसे हम लोग क्या करेंगे, टैकल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे कितना दिया गया था, यहाँ पे दिया यहाँ पे माइनस का 2xy था, तो प्लस का ही तो रहेगा ये, है ना, प्लस का। तो इसमें कितना कौन सा गड़बड़ हो गया हमारा, वो 2q था, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्लस होगा ना भाई, ये तो प्लस ही था, हमने इधर ही रखा है ना, ट्रांसफर थोड़ी किया है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यानी कि इन दोनों रेशियोज़ को ले लो, यानी कि थर्ड और फोर्थ रेशियो को ले लो, थर्ड और फोर्थ रेशियो को ले लो, सेकंड और थर्ड रेशियो को लीजिएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का q इज इक्वल टू 1/p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, pq माइनस का pq इज इक्वल टू 1, pq को उधर ले जाओ, 1 प्लस pq इज इक्वल टू 0, 1 प्लस pq इज इक्वल टू 0 या pq प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष, है ना, कोई त्रिभुज है हमारे पास, ट्राइंगल को बना लेंगे आराम से। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देखिए ये हम ट्राइंगल बना लेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष, है ना, मान लेते हैं त्रिभुज ए है, पॉइंट बी ए बी सी। ए के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 0,3 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं माइनस का 3,0 दिया गया है और सी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3,0 दिए गए हैं। और हमसे कह क्या रहा है, इसके लंब केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, इसके आर्थो सेंटर के निर्देशांक निकालने हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ आर्थो सेंटर निकालना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इसके बना देते हैं, है ना, इसके सभी परपेंडिकुलर बना दीजिए। एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। हमें पता है कि आर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र क्या होता है, जहाँ पे इनके लंब काटते हैं, है ना, जहाँ पे इन सभी के लंब यानी कि शीर्ष लंब क्या होते हैं, काटते हैं, उसे ही तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसे हम बोलते हैं आर्थो सेंटर, जहाँ पे सभी काटेंगे, है ना। ये मान लेना यहीं पे जा रही है, ठीक है, गड़बड़ हो गया, चलो हाँ ये बन गई, ठीक है। ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, देखो यहाँ पे काट रहे हैं ना, तीसरे को बनाने की जरूरत नहीं, जहाँ पे दो लंब काट रहे हैं एक दूसरे को उसे ही हम लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर कहेंगे, है ना। इसको BD बना दो, ये BD हो गया। अच्छा सब कुछ हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम लाइन BD का समीकरण निकाल लें तो जो इनमें लंब केंद्र होगा यानी आर्थो सेंटर होगा, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, यानी कि वो लाइन BD को सेटिस्फाइड करेगा। तो लाइन BD का समीकरण निकाल दें। अब ये क्या है, ये इन दोनों पे ये 90 अंश का कोण बना रही है, यानी कि AC पे परपेंडिकुलर है कौन, BD, है ना। AC पे परपेंडिकुलर है BD। परपेंडिकुलर में क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए कि AC की प्रवणता पता चल जाए तो -1/m करके BD की प्रवणता निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे रेखा AC की प्रवणता निकालो, रेखा AC की प्रवणता, है ना। हमें इक्वेशन निकालना है BD का। BD के लिए हमें प्रवणता के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए एक प्रवणता मिल जाए, या तो दोनों बिंदु मिल जाते, या फिर अगली कंडीशन क्या है कि एक बिंदु मिल जाए। तो एक बिंदु तो है हमारे पास, B से होके जा रही है, प्रवणता और मिल जाए। तो हम पहले AC की प्रवणता निकालते हैं, AC की प्रवणता, है ना, प्रवणता, ठीक है। AC यानी कि लाइन AC की प्रवणता कितनी हो जाएगी, इसे हम M1 लेके चल रहे हैं। M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 - 3, 0 - 3, x2 माइनस x1, 3 - 0 कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा AC की प्रवणता -1 आ गई, तो BD की प्रवणता क्या हो जाएगी, BD की प्रवणता, BD की प्रवणता जो हो जाएगी M2 इक्वल टू हो जाएगी -1/M1, -1/-1 कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। BD की प्रवणता कितनी आ गई, 1। अब देखिएगा हमें ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो -3,0 से होके जा रही है और प्रवणता उसकी कितनी है, 1। तो BD का समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम BD का समीकरण निकाल रहे हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ BD। अब निकालो इक्वेशन ऑफ BD, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस का y1 कहाँ पे है, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, है ना, इज इक्वल टू M कितना है, M2 कितना आया हुआ, एक इस रेखा की प्रवणता आई है x माइनस x1 प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना। इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 3। अच्छा y इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गई। हमें पहला पॉइंट को क्या करना, गुजार के देख लेते हैं। इस लाइन BD का समीकरण आ गया है, जो भी आर्थो सेंटर होगा इसे सेटिस्फाइड करेगा। पहला रखिएगा बेटा, हाँ सर लिखिएगा, पहला x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे -2 रखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बराबर में 0 + 3, है ना, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, पहला नहीं सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा ट्राई करोगे दूसरा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तीसरा ट्राई कर लीजिए, x की जगह पे आपको 0 रखना और y की जगह पे 3 रखना है, रख दीजिए 3 = 0 + 3 यानी कि 3 = 3। देखो थर्ड वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लास्ट वाला डी देखिएगा रख के, वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। चलिएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रेखा पर बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे हमें निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पे डाले गए हैं। देखिएगा अब आपको हम बता दें कि अगर हमारे पास लाइन है ना x1 y1, बिंदु कौन सा, x1 y1 से ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब के पाद, है ना, लंब के पाद के निर्देशांक अगर x, y हो, है ना, क्या बताया, x1 y1 से ax + by + c = 0, कॉन्सेप्ट ऐसे देखिएगा, x1 y1 से ax + by + c = 0 पे डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक अगर x, y हैं तो होता क्या है, x - x1 / a = y - का y1 / b = क्या हो जाएगा, -ax1 + by1 + c, ऊपर ये हो जाएगा / a² + b², ये होता है, ठीक है, माइनस का ऊपर ये माइनस है, यहाँ पे -ax1 + by1 + c / a² + b²। अब रख दीजिए यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू, ये है x1 का वैल्यू और ये है y1 का वैल्यू। चलिएगा रखिएगा, निकालते हैं, x - x1 x - 2 बटा a की वैल्यू 4 है, y - y1 y - का y1 ये 3 है, बट्टा में ये 5 आ जाएगा, = -a 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, माइनस b कितना -5 है ना, y1 का वैल्यू कितना है 3 और प्लस का c कितना है 8 / a² + b², 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितने हो जाएंगे 41, है ना, ये कितना हो जाएगा, फिर x - 2/4 = y - 3/5 = देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, माइनस के 15 प्लस के 8, 8 और 16 -15, 1 बचा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा -1/41, -1/41 आ गया ये। अब देखिएगा आपको ये रेशियो फर्स्ट है, ये रेशियो सेकंड है और ये रेशियो थर्ड है, आपको फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेके चलना है, इन दोनों को इक्वल करिएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो आप करिएगा 78/41 हो जाएगी, y = कितना आ जाएगा, आप सेकंड और थर्ड रेशियो से y की वैल्यू निकालिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 128/41, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा बिंदु से इस वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिएगा जो वृत्त का समीकरण होता है, यानी कि जो इस टेंजेंट की लेंथ होती है ना, वो क्या होता है, t = √s1, है ना, लेंथ कैसे निकालते हैं, √s1। तो अब वृत्त के समीकरण को सबसे पहले तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए, देखिएगा s = कितना रखा हुआ है, वो 2x² + 2y² = 1 ना, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, भाई x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए यहाँ पे, और 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोफिशिएंट दोनों के सेम है ना, वृत्त का समीकरण ये तो कंफर्म हो गया, ठीक हो, दिया भी है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे मीन्स x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और यहाँ से भी 2 कॉमन, y² माइनस का इधर आ जाएगा ये 1/2, है ना, माइनस का 1 आएगा, 1/2 से भाग हो जाएगा उसमें, है ना। अब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है ना, लंबाई निकालना है किसकी, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की लेंथ निकालना है, वो क्या हो जाएगी, t = √s1 होती है ना, ये रूट हो गया s1, s1 का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे x1 y1 रह ले, x1 y1, यानी कि क्या बन जाएगी x1² + y1²
माइनस का 1/2 है ना। x1 का वैल्यू कितना है, देखो x1 y1 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 4 है, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 1/2, इसे हल कर लेंगे, ये आ जाएगा रूट में 9 और 4 13 है ना, ये हो जाएगा 13 माइनस का 1/2, 13 दूनी 26 माइनस 1 25/2, 25 का कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बट्टा 2 में कितना हो जाएगा √2, 5/√2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि ये वृत्त दिया गया है और एक ये वृत्त दिया गया है। हम एक काम ये करेंगे, हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि पहले इसका केंद्र निकाल दो। देखो जो इसका C1 मान के चल रहे हैं, इसका जो केंद्र हो जाएगा वो हो जाएगा 0,0 और इसकी जो रेडियस हो जाएगी R1 = हो जाएगी R, है ना, ठीक है। दूसरे वाले का केंद्र कितना निकल के आ जाएगा, देखो दूसरे वाले का केंद्र, अरे ये क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है, तो इसका केंद्र कितना आ जाएगा, 2g = आ जाएगा -10, तो g = कितना आ जाएगा -5, और सेंटर क्या होते हैं -g, -f, तो ये कितना हो जाएगा 5, और y वाला तो 0 है तो 0 हो जाएगा, केंद्र ये मिल गया है हमको। अच्छा इसकी रेडियस निकाल देते हैं, रेडियस इसकी हम R2 लेके चल रहे हैं, R2 कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना g² + f² - c, g² की वैल्यू 5 यानी कि 25 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 25, f² 0 है, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -16, दोनों घट जाएंगे, रूट का 9 यानी कि ये 3 आ जाएगा। अच्छा R2 कितनी आ गई, 3 आ गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दूसरे के वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, एक कंडीशन है वास्तविक, दूसरी क्या कंडीशन है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेंगे। अच्छा जब वो क्या करेंगे, वास्तविक बिंदुओं पर काटेंगे, है ना, वास्तविक बिंदुओं पर काटेंगे, तब क्या होगा, त्रिज्याओं का जो अंतर है ना, उन दोनों की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो लेस देन होगा किससे, C1 C2 यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी से, समझ गए ना। और C1 C2 लेस देन होगा जब भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए बात की जाएगी, किससे, दोनों त्रिज्याओं के योग से, समझ गए ना। जब वास्तविक की बात करेगा कि वास्तविक बिंदुओं पे काट रहे हैं तो त्रिज्याओं का अंतर जो होगा कम होता है किसके, केंद्रों के बीच की दूरी के, और जब कहा जाए कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहे हैं तो क्या होगा, केंद्रों के बीच की दूरी कम होती है त्रिज्याओं के योग से। चलिएगा R1 की वैल्यू कितनी दी गई, R - R2 3, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालना। देखो 0,0 और 5,0 के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 5 का होल स्क्वायर + 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा 0 - 5 यानी कि 5 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी, निकाल लीजिएगा, छोटा सी बात है ना। R1 हमारी R है, प्लस R2 कितनी आई हुई, R2 आई हुई 3। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये कितना आ जाएगा, R - 3 लेस देन 5, कितना हो जाएगा, R लेस देन 8 हो जाएगा, इधर प्लस का 8 आ जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा 5 लेस देन R + 3, कितना हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 हो जाएगा -3 लेस देन R, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 लेस देन R, यानी कि जो हमारा R है वो क्या है, R क्या है, अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिख दीजिए, है ना, क्या करना है, इन दोनों को हमें कंबाइंड रूप से लिख देना है, मिला के लिख देना है। चलिएगा लिखते हैं इन दोनों को मिला के यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2, है ना, जो हमारा R है वो क्या है, R क्या है 2, R क्या है 2 से बड़ा है ना, और उसके बाद छोटा किससे है, R छोटा किससे है 8 से, इन दोनों को हमने मिला के लिख दिया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा परवलय की नियता, है ना, एक परवलय दिया गया है y², जो भी हमारे पास पैराबोला दिया गया है, y² ये हो जाएगा k x - 8, है ना। यहाँ पे काम करो आप, k ले लो कॉमन, k लेंगे कॉमन तो आ जाएगा x - 8/k। अच्छा नाभिलंब जो हो जाएगा, इसका नाभिलंब क्या होता है, 4a होता है ना, 4a होता है, k हो जाएगा, यानी कि a आ जाएगा यहाँ पे k/4, है ना, a कितना आ जाएगा k/4। अच्छा इसकी जो नियता हो जाएगी, है ना, नियता मतलब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x - a = 0, है ना,
x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे नियता इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है हमें, है ना, वो कितनी दे रखी है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को देखो सेम लाइन है, ये भी नियता का समीकरण है, ये भी नियता का समीकरण और इसी परवलय की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और a इज इक्वल टू 1 यहाँ उठा के रख दीजिए, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा k/4, यहाँ से निकल के आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा फिर यहाँ पे कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की सभी जीवाओं के मध्य बिंदुओं का पथ यदि जीवाएं शीर्ष से खींची गई हों। अब देखिएगा यहाँ पे परवलय दिया गया है, एक तो सिंपल ट्रिक है ना, 4x, तो जो नाभिलंब दिया गया है, नाभिलंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a बराबर 4 दिया गया है, नाभिलंब 4 हो जाएगा, तो नाभिलंब को आधा कर दो, क्या करो, नाभिलंब को आधा कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो जब भी इनसे जीवाओं के मध्य बिंदुओं की बात की जाएगी तो आपको उसी जगह पे नाभिलंब की जगह पे हाफ करके रख देना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाएगा। वहाँ 4x था, हमने नाभिलंब 4a बराबर 4 आया था, नाभिलंब को हमने आधा कर दिया, 4 का आधा 2 हो गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 2x, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन ही देखना है ना कि सर नहीं सोल्यूशन ही बता दीजिए, चलिए सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसे हल कैसे करेंगे, कैसे निकल के आएगा इसका बिंदु पथ, कैसे निकल के आएगा इसका लोकस। चलिएगा, ये हमारे पास एक्सेस है और ये एक्सेस हो गया, अच्छा, और ये हो गया हमारा ग्राफ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना का ये परवलय हो गया हमारे पास, जब मान लो, ठीक है, परवलय हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 0,0 होगा, यहाँ से एक जीवा खींच देते हैं, जीवा हमने खींच दी है ना, ये पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है O, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P ले लो, चलो A ले लो, और ये पॉइंट है B। अच्छा, B परवलय पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं x1y1 एक पॉइंट ले रहे हैं, और इनके क्या कह रहा है, ये जीवा है, AB क्या है, एक जीवा है, और जीवा का एक मध्य बिंदु ले रहे हैं, मिड पॉइंट ले रहे हैं हम h, k, और ये है हमारा परवलय का समीकरण 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे x1 y1 स्थित है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 है ना, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। अब देखिएगा AB का मध्य बिंदु क्या है, h, k है कि नहीं, तो निकालते हैं भाई, AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस x1 y1 की वैल्यू निकालनी बाई 2, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2h, ऐसे ही k इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0 प्लस y1 बटा 2 है ना, यानी कि y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k। x1 और y1 की ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x1 और y1 की ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो y1 कितना है, ये हो जाएगा 2k का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2h है ना, ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 8h, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 है ना, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, कितना आ गया, अब k देखो क्या होता है, y होता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या होता है 2x होता है, ये आ गई हमारी बिंदु पथ आ गया किसका, इस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ आ गया है ना, क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, इसके बाद आगे चलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, हमें दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा क्या हो, है ना, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर बटा में आ जाएगा 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस 6 इज इक्वल टू, इसे माइनस का 1 कर दो। अब दीर्घवृत्त में माइनस नहीं होता, इस माइनस को इस साइड एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये आर माइनस 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो 6 माइनस आर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब दीर्घवृत्त अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए हमें पता है कि जो दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और बी स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर माइनस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। करते हैं यहाँ पे आर माइनस का 2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आर ग्रेटर देन 2 होगा।
या हम कह सकते हैं 2 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, r से। अगली कंडीशन देख लेते हैं b, यानी कि ये 6 माइनस r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स 6 ग्रेटर देन इक्वल टू r, या हम कह सकते हैं r लेस देन 6। अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिख दीजिए, क्या है, 2 जो है वो क्या है, लेस देन है r से, और r लेस देन है किससे, 6 से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। देखिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कह रहा है कि रेखा LX प्लस MY प्लस n इज इक्वल टू 0 और ये दीर्घवृत्त पर अभिलंब है। तो हमें इसे सिंपली याद रखना है कि ये कंडीशन जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाती है क्या, ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो ये कंडीशन ही याद रखिएगा, है ना। इसका जब क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो वहाँ पे इसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कंडीशन है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, यानी कि इस रेखा और इस दीर्घवृत्त पर अभिलंब होने की कंडीशन हमें याद रहेगी। इसे डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, ठीक है, प्रूविंग तो आई ही है, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं। तो इसे आप करके करिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये कंडीशन है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि दो शांकों S1 और S2 की उत्केंद्रताएं, अब देखिए कह रहा है कि E1 और E2 की जो उत्केंद्रताएं हैं वो क्या हैं, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एक हिंट दे दिया गया है कि E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर को जोड़ने पे जो आ रहा है ना वो 3 आ रहा है। अब देखो हमें पता है जो एक वृत्त होता है, वृत्त की जो उत्केंद्रता होती है, सेंट्रिसिटी होती है, यानी कि पी एस बराबर ही पी एम होता है, यानी कि पी एस बटे पी एम का रेशियो जो होता है यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। परवलय में क्या होता है ई बराबर 1 होता है, और दीर्घवृत्त में क्या होता है, दीर्घवृत्त में क्या होता है लेस देन 1 होता है। ई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अति परवलय में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब बताओ अगर लेस देन 1 रखोगे मान लो तो क्या 3 आएगा, क्या 0 में तो आएगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते दोनों हैं। अगर दोनों E1 और E2 दोनों ले ली जाएं तो 1 1 तो 2 आएगा मैक्सिमम, यहाँ पे तो 3 आ रहा है। और लेस देन 1 यानी कि सॉरी क्या होगा, ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तब तो बिल्कुल नहीं आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं अगर 1 से छोटा रखेंगे तो। यानी कि हमें जब भी E1 की वैल्यू क्या ली जाए, वो ली जाए ग्रेटर देन 1, और इसी तरह से E2 की वैल्यू भी ली जाए ग्रेटर देन 1, तो दोनों को स्क्वायर करने पे 3 आने की संभावना है ना, तभी आ सकता है। यानी कि क्या होगा, जो इसेंट्रिसिटी है वो किसकी दी गई है, वो दी गई हाइपरबोला यानी अति परवलय की इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रताओं की बात हो रही है, जिनको जोड़ने पे, स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा उत्केंद्रता कौन सी होगी, यानी कि जो हमारा शंको होगा, कोनिक होगा, उसका नाम क्या होगा, अति परवलय यानी कि हाइपरबोला हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अति परवलय के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर होंगी, है ना। मान लेते हैं किस बिंदु पर होंगी, एक्स स्क्वायर। तो स्पर्श रेखा पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्पर्श रेखा निकाल लेते हैं, है ना। किसकी, एक्स स्क्वायर, अति परवलय दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, इस अति परवलय की स्पर्श रेखा निकालो पहले x1 y1 पे, है ना। तो कितनी हो जाएगी, एक्स y1 माइनस का y1 इज इक्वल टू 3। इस अति परवलय की रेखा हो गई। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि जो इस के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा, कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है दी गई रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी कि ये जो रेखा है आपकी वो समांतर है किसके, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। अब आपको पता है अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। m1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी पहले वाली लाइन की निकाल लो, m1 माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, x1 बटे y का गुणांक कितना है, y1 इज इक्वल टू, इसमें आ जाओ प्रवणता इसकी कैसे निकालेंगे, माइनस का x का गुणांक 2 बटा y का गुणांक कितना है 1 है ना। x माइनस x1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक होता है, माइनस एक्स का गुणांक ये आ गया, और ये माइनस का y1 है ना, माइनस का y1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2y1, x1 इक्वल टू माइनस का 2y1 आ गया। अब बताओ, अब ये परवलय पे जो पॉइंट है हमारा x1 y1 वो भी तो परवलय पे भी होगा, तभी तो स्पर्श करेगा, तभी तो स्पर्श रेखा आप वहाँ निकाल रहे हो,
है ना, उस बिंदु पे x1 y1 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 को यहाँ से गुजार देंगे, तो कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब x1 की जगह पर रख दो आप कितना, माइनस का 2y1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y1 का स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई 4y1 स्क्वायर, है ना, 4 में 1 घटा दोगे बाद में आप 3 बचेगा, 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 से 3 काट दीजिए, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अच्छा प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे रखोगे आप वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जब प्लस 1 रखोगे तो माइनस का 2 मिलेगी, और जब माइनस का 1 रखोगे तो प्लस का 2 मिलेगी, है ना। यानी कि x1 आ गया हमारा -2 + 2, है ना। अब ले लो पॉइंट, पॉइंट क्या होते हैं, x1 y1, पहले वाले माइनस की 2 जब वैल्यू लेंगे तो ये पहले वाली वैल्यू लो 1, माइनस का 2, 1, है ना। फिर क्या हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 2 प्लस का लोगे तो वो माइनस का लेना होगा, है ना। यानी कि दोनों पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे -2, 1, माइनस का 2, 1 ये है, और 2, -1 ये है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा अब आपको और एक बात बता दें, जो भी होगा वो इस परवलय को, जो भी पॉइंट्स होंगे परवलय को सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। आप रख के देख लीजिएगा, जो पॉइंट परवलय को सेटिस्फाइड करेंगे दोनों पॉइंट्स, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इस परवलय, अति परवलय को x² - y² = 3 को सेटिस्फाइड करेगा। तो यही यानी कि ऑप्शन बी, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे लेकिन मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि x² ये दिया गया है, कह रहा है एक गोला को प्रदर्शित करेगा। अच्छा ये गोला को प्रदर्शित करेगा तो इस जो गोले की यानी कि स्फेयर की रेडियस होगी वो क्या होगी, >0 होगी, तभी तो दिखाएगा, है ना भाई। ये स्फेयर एक गोला को प्रदर्शित करेगा अगर इसकी रेडियस क्या हो, >0 हो, 0 से ज़्यादा हो। अब देखिएगा ए आप इसमें सब में कॉमन ले लीजिए, हैं, ए कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u/ax प्लस 2v/ay प्लस 2w/az प्लस d/a इक्वल टू 0। अच्छा अब रेडियस क्या होती है हमारी, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, >= 0 होगी, है ना, >0 होगी, तो कितनी हो जाएगी, √u², कैपिटल U² कहाँ से निकल के आएगा भाई, u/a हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा u² बटा में a² प्लस, इसी तरह से v कितना आ जाएगा, v² बटा में a² प्लस, इसी तरह से w आ जाएगा, कितना आ जाएगा, w² बटा a² माइनस d होता है, तो ये माइनस का d/a हो जाएगा, माइनस का d/a लेस देन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसको एक स्फेयर को दिखा रहा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है और यहाँ एलसीएम ले लेना है। ये हो जाएगा u² प्लस का v² प्लस का w² माइनस का ad लेस दैन 0, a² उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, u² प्लस v² प्लस w² माइनस का ad, है ना। यहाँ पे इक्वल वाला नहीं चल पाएगा, है ना, इक्वल नहीं चल पाएगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तीनों कार्तीय अक्षों, है ना, तीनों कार्तीय अक्षों और इन रेखाओं से गुजरने वाले शंकु का समीकरण। इन रेखाओं से मतलब ये पॉइंट से हमारा मतलब है, ये देखो पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि हमें ऐसे शंकु का समीकरण निकालना जो कहाँ से जाए, तीनों अक्षों से होके जाए, और एक पॉइंट ये बन रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है 3, -1, -1, इन दोनों पॉइंट से होके गुजरे और तीनों अक्षों से होकर जाए। तो हमें सीधा सा पता होना चाहिए कि तीनों अक्षों, है ना, यानी कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, तीनों अक्षों से जाने वाले, है ना, किसका, शंकु यानी कि कोण की इक्वेशन, शंकु का समीकरण, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है f(y(z) प्लस g(z)x प्लस h(x(y) = 0। तीनों एक्सेस से होकर जाने वाले कोण की इक्वेशन होती है f(y(z) प्लस g(z)x प्लस h(x(y), है ना, ये होती है, ध्यान रखेंगे इससे। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, ये गुजरेगी कहाँ से,
1 -2 से है, पास होगी भाई, बिल्कुल पास होगी क्योंकि जा रही हो, खुद ही बता रहा है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, एफ वाई का वैल्यू कितना सेटिस्फाइड करेगी ना, जेड की वैल्यू कितना 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस जी, जेड का वैल्यू कितना है 3 है, एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस एच, एक्स का वैल्यू कितना 1 है, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है, इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा -6f प्लस का 3g माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। और मॉडिफाई करना चाहें तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कितना, 6f माइनस का 3g माइनस कॉमन ले लें प्लस 2h इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई हमारी 2। अब देखिएगा यही लाइन यानी कि जो समीकरण 1 है वो कहाँ से पास हो रहा है, 3 -3 -1 से, तो वहाँ से भी गुजार दीजिए। तो कितना हो जाएगा f y z की वैल्यू है y है और ये z है, प्लस g z x, z और x, z कितना है 1 है और x कितना है 3 है, प्लस h x y यानी कि 3 है और ये -1 है ना, -1 है इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, माइनस का f प्लस का 3g और माइनस का 3h इक्वल टू 0 है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद अब देखिएगा माइनस यहाँ भी कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f और ये माइनस का 3g और प्लस का 3h इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 को हमें हल करना है ना। समीकरण 2 और 3 को हल करके हमें क्या निकालना है, f का वैल्यू निकालना है। जब हम f का वैल्यू निकाल लेंगे, देखिएगा निकालते हैं इसमें f का वैल्यू। देखो f का वैल्यू जो निकल के आएगा कैसे निकलेगा भाई, ये f रख लिया है ना, वज्र गुणन विधि लगाएंगे, माइनस का g और ये क्या है h है ना, ये बट्टा किया, ये बट्टा किया, ये बट्टा किया। अब देखिएगा हमें जब f वाले के पास जाना तो इनको छोड़ देना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, अरे वहाँ वही तो सेम इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएंगे f छोड़ देंगे है ना, कितना हो जाएगा -9 प्लस का 6 हो जाएगा। g वाले के पास आएंगे तो इसे छोड़ देंगे, 6 18 माइनस का कितना 2, ठीक है। h वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 18 यानी कि माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस के 3 हो जाएंगे है ना। तो f निकल के कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का g जो आ जाएगा यानी कि g इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कितना 16 और h कितना आ जाएगा माइनस का 15। अगर हम हटा दें माइनस को सभी तरफ से तो कितना आ जाएगा, f का वैल्यू 3 आ जाएगा और g का वैल्यू 16 आ जाएगा और h का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो f g h की वैल्यू रख दो, तो f की वैल्यू 3 है तो 3yz प्लस g की वैल्यू कितना है 16zx, माइनस को हमने काट दिया है ना, ठीक, हटा दिया है, और ये 15xy इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन का समीकरण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान सांकों को निरूपित करेगा। समान सांकों को निरूपित करेगा, आप पहले वाले में उठा के रख दो, L की जगह पे माइनस का R रख दो और थीटा की जगह पे आप रिप्लेस कर दो किससे, पाई माइनस थीटा से। तो अगर पहले वाले से दूसरी वाली इक्वेशन जो आ जाएगी वही सही होगा है ना। तो पहले वाले में रखेंगे, देखो यहाँ रखेंगे तो माइनस R रख देंगे यहाँ पे है ना, माइनस R रखेंगे तो ये आने की संभावना है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं आ पाएगा। दूसरे ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे, L/R दिया गया है। अगर पहले वाले ऑप्शन में हम पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाली पोलर इक्वेशन में अगर हम R की जगह पे माइनस R और थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा रख दें और दूसरी वाली अगर आ जाए तो समझ लो कि यही दोनों क्या हैं, युग्म हैं, यही दोनों पेयर हैं। रखते हैं L/R की जगह पे क्या रखना, माइनस का R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस कितना हो जाएगा, पाई माइनस का थीटा है ना, पाई माइनस का थीटा। तो कितना हो जाएगा, L/ माइनस का R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। L/R इज इक्वल टू की जगह माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 प्लस ई कॉस थीटा। क्या मैच हो रहा है, बिल्कुल ना, मैचिंग है ना, दोनों मैच हो रहे हैं ना, ये वाले से ये वाली आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। ठीक है,
सब में रख के ट्राई कर लीजिएगा, यही बी वाली ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गई, आगे सेटिस्फाइड कर गई तो आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक समतल दिया गया है, हमारे पास एक प्लेन है ना, प्लेन की इक्वेशन भी सामने है, एक प्लेन है और कह रहा है उस प्लेन में एक गोला है ना, मान लेते हैं गोला, आप 3D बनाना तो नहीं आता, इसके ऊपर रखना चाहिए था हमें, ठीक है ना, इसके ऊपर मान लीजिए गोला रखा है, ठीक है, ये गोला रखा हुआ है, ये गोला है, कह रहा है कि कौन जगह पे दोनों को स्पर्श करेगा। तो ऐसा पॉइंट उठा के चलिएगा जो गोले को वाले इसके इक्वेशन, ये क्या है हमारी इक्वेशन दी गई 2x माइनस का 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0 को भी स्पर्श कर रहा है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x दिया गया है माइनस का 4y प्लस का 2z माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो एक स्पर्श बिंदु इनका मिला होगा, जो भी हमारे पास स्पर्श बिंदु होगा, है ना, यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु होगा तो क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे करके, पहले वाले इसमें देख लेते हैं, पहले वाला चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 आएगा और माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 8 2 10, ये तो नहीं हो पाएगा, है प्लस का 12 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को ट्राई करो यहीं पे रख के, कितना x की जगह पे माइनस का 1, तो माइनस 2 का गुणा करेंगे इससे, हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और उसके बाद y की जगह पे रखना है 4, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। z की जगह पे रखना माइनस का 2, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 12। देखो 8 2 10 2 12, माइनस के 12 और प्लस के 12, माइनस के 12 हो जाएंगे ये, प्लस के 12 हो जाएंगे ये, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। आप क्या करिएगा, वृत्त में सेटिस्फाइड करवा लीजिएगा, वृत्त को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे, कहो तो चेक कर लें। देखो यहाँ पे इसको चेक करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, फिर कितना दिएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, तो माइनस की 1 वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस का 4y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे रखना z इक्वल टू कितना रखना, माइनस का 2, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3 पहले से है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया। देखो 1 और 2 3 होंगे, 3 माइनस 3, यानी कि ये दोनों मिला के भी कैंसिल हो गए, आ गया 0 की नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट दोनों को स्पर्श करेगा और ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि ये इतना 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 दिया गया है और ये वैल्यू दी गई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता है, इस प्रश्न को हल करने से पहले ये करना होगा कि इसमें ट्राई कर लें देख के कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है क्या। अगर 0/0 फॉर्म बन रही होगी तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। चलिएगा, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, आप क्या करो लिमिट अप्लाई करके देख लो, तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा GA और ये कितना हो जाएगा FA माइनस, और ये कितना हो जाएगा GA और ये भी हो जाएगा FA बटे A माइनस A, है ना। देखो दोनों से सेम सेम बन गए, ये भी यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं भाई, ये आ गई 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे, हैं तो लगा दें, डायरेक्ट लगा दो, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो भाई। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। देखो FA तो बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा G-x और ये FA कॉफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म चुपचाप बाहर हो जाएगा, और ये GA कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा F-x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है, लिमिट यानी कि x की जगह पे a रख देना है, तो G-a और ये FA माइनस GA और F-a, है ना। G-a का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 इंटू FA का वैल्यू कितना दिया गया, वो भी 2 दिया गया है, माइनस GA का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है माइनस का 1, और FA का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, है ना, कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, अपने इंटर की किताब का ही है ना, y इज इक्वल टू। देखो ऐसे में क्या करना होता है, एक टर्म्स छोड़ के, देखो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अनंत टर्म हैं,
तो हम एक पद छोड़ के इसको भी देखो वही बात बाकी बन रही, y ही तो बन रही, तो इसको हम y मान लेंगे। पूरा y के इक्वल है, हमने एक पद छोड़ के आगे वाली भी तो y ही रहेगी, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट x प्लस वाई, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। निकालना क्या है हमें, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा और फिर y का फिर से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। चाहो तो आप इसे एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ वाई को y डैश या y1 के नाम से भी जानते हैं, तो ये y डैश हो जाएगा, फिर से करेंगे x का 1 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा y डैश, है ना, y डैश इधर ले आओ और कॉमन ले लो दोनों में, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है ना, y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2y माइनस 1, है ना। और कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 के पास चलेंगे। देखो प्रश्न संख्या 18 में हमसे कहा गया कि fx इतना है ना, fx दिया गया है, और अब देखो fx दिया गया है हमें, हमसे कह रहा है कि अगर इसको 3 बार हम डिफरेंशिएट करें, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार, है ना। करते हैं, fx ले लो पहले, fx निकालो, fx इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x क्यूब, है ना, इसे खोल दो, ये छूटेगा माइनस की p क्यूब है, माइनस का p क्यूब आ जाएगा, माइनस का p क्यूब बचेगा, हाँ x क्यूब हो गया, ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का p क्यूब, बस बच्चा माइनस का साइन x, ये छूटेगा, कितना हो जाएगा 6p क्यूब आ जाएगा, ये 6p क्यूब है, ये p है ना, थोड़ा सा स्मार्ट ज़्यादा है, p प्लस, अच्छा बाकी आगे क्या है हमारे पास, प्लस cos x है ना, फिर कितना हो जाएगा, ये छूट जाएगा 6p स्क्वायर प्लस p है, 6p स्क्वायर प्लस p। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स आ जाएगा, f डैश एक्स इसका कितना आ जाएगा, माइनस का p क्यूब हमारे पास पहले से है, और ये x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 को यहाँ रख लो और ये x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस ये कितना दिया गया 6p क्यूब, देखो साइन x का क्या हो जाएगा भाई cos x हो जाएगा, और ये cos x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा, और ये 6p स्क्वायर प्लस का p हो जाएगा। फिर से एक बार इसे आप डिफ्रेंशिएट करिए, f डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 3 दूनी 6 p क्यूब x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6p क्यूब cos x, मिला के cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sin x, है ना, माइनस का sin x होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का cos x का कितना हो जाएगा sin x, sin x का cos x हो जाएगा, ये 6p स्क्वायर प्लस p। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, मामले को हमने हल करने के करीब पहुंच चुके हैं, है ना, ये तो हो जाएगा माइनस का 6p क्यूब, और sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ प्लस का ही रहेगा 6p क्यूब cos x, और cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, sin x 6p स्क्वायर प्लस p। अब क्या करना है, हमसे कह रहा है कि हमें निकालना है f ट्रिपल डैश x, कब निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पे, किस पे निकालना है भाई, x इज इक्वल टू 0 पे रख दो 0, माइनस 6p क्यूब प्लस 6p क्यूब हो जाएगा। अब देखो cos x की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस 0 हो जाएगी, दोनों को क्या करोगे काट पीट देंगे, है ना, खत्म, 0 आ गया, यानी कि f ट्रिपल डैश x, यानी कि जो हमारे पास ये क्या है d क्यूब dx3 की जो वैल्यू इसकी फंक्शन की डिफरेंशिएशन है, 3 बार डिफरेंशिएशन करने पे ये पद जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे p से स्वतंत्र पद आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दिए गए वक्र का अभिलंब, है ना, दिए गए वक्र का अभिलंब, देखिएगा ये हो गई हमारे पास एक्सिस, है ना, एक्सिस हो गई, और ये हो गया कोई वक्र है हमारे पास, और ये हैं मिस्टर इनके अभिलंब, y एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसकी स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। देखो ये स्पर्श रेखा है b, है ना, और इस स्पर्श रेखा का जो समीकरण हो जाएगा, है ना, मान लेते हैं ये है,
स्पर्श रेखा का समीकरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू ए, है ना, x इक्वल टू ए, चूंकि ये क्या है, समांतर रेखा है। किसके समांतर है, y अक्ष के, y अक्ष के समान, सॉरी x अक्ष के समांतर, सॉरी y अक्ष के समांतर, तो x बराबर ए हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन का निकाल दें तो इस अभिलंब का निकल जाएगा। इसकी परपेंडिकुलर लाइन का क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, हम क्या करते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0 है ना, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं, x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे y है, y तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक नया कोफिशिएंट आप मान लो, है ना, जहाँ पे हमारे पास a दिया गया वहाँ एक नया कोफिशिएंट आप मान लो लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि इस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब आप करो क्या करो, y के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर दो, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dx और ये dy इक्वल टू 0, है ना, dx ddx dy ऑफ x इक्वल टू 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिएगा, 20 में हमसे कह रहा है इसकी महत्तम ढाल, तो पहले आप ढाल निकालो, है ना, ढाल क्या होती है, dy dx, है ना, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके इसकी ढाल निकालो, फिर ढाल में हमें महत्तम न्यूनतम जो भी होगा वो करना होगा। ये कितना हो जाएगा, और इस ढाल को हम z के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² प्लस 6x प्लस 9 हो गया, ये ढाल हो गई। अब यानी कि अब हमारे पास z आ गया, एक फंक्शन आ गया जिसमें हमें क्या करना है, महत्तम निकालना है, यानी कि इस ddx ऑफ y का महत्तम निकालना है। हम महत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं भाई, ये z बराबर है, हम क्या निकालेंगे, इसको dx ऑफ z निकालेंगे, वो निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6। अच्छा, और एक बार निकाल लो, d² dx², ये निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यानी कि कहने का मतलब x की वैल्यू की d, अब क्या करेंगे, इसके मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पहले वाले को 0 करते हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे देखो d² z dx2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 6 है, नेगेटिव है, यानी कि x बराबर 1 पे जब भी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, महत्तम होगा। तो x बराबर 1 पे हमें इसका, किसका, इस महत्तम मान इसका निकालना है, किसका महत्तम मान निकालना है, किसका, ढाल का। ढाल कितनी हमारी, ये होती है ddx ऑफ y, तो निकाल दो ढाल का महत्तम मान, है ना, ढाल का महत्तम मान एट x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएंगे, 3 आप घटा दोगे 12 बचेगा, है ना, कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इन दोनों में कौन महत्तम है। देखिएगा, ई की पावर जो पाई होता है, ई की पावर जो पाई होता है उसकी वैल्यू लगभग आती है 23, और पाई की पावर ई का जो मान होता है वो आती है लगभग 22, है ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा, ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई से, यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है, अब देखो 22 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिएगा नीचे दिया गया 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी जगह पे अगर हम हाफ एंगल रखना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अरे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा, बस इसके इक्वल हो गया, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, ऊपर कितना है 1 प्लस साइन x का फार्मूला रख दो, 2 साइन x/2 और cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर, है ना, cos है यहाँ पे, ठीक है, cos स्क्वायर x/2, अलग अलग आप इसे बटे कर दो, है ना, अलग अलग बटे कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x, हाँ, ये कितना हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस, अब देखो इसका इससे कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन बचेगा, साइन x/2 बटे कॉस x/2, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि tan x/2 बचा यहाँ पे, tan x/2 dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो यहाँ पे एक बात परिलक्षित हो रही है, आराम से समझ में आ रहा है कि जब भी कभी हमारे पास fx प्लस और उसका डेरिवेटिव f'(x), है ना, ये दोनों आ जाएं
ये दोनों आ जाएं तो सीधी सी बात ये है कि fx प्लस सी आंसर होगा, fx प्लस सी आंसर होगा। अब आप देखो यहाँ पे ये fx दिया गया है, tan x/2 fx है हमारा, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया गया है। अब देखो जब भी इसका डेरिवेटिव दिया गया है तो जो फंक्शन होगा हमारा वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। देखिएगा यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, कितना दिया गया है, ये हो जाएगा e की पावर x है, और फंक्शन कितना हमारा ये आगे वाला tan x/2 प्लस सी e की पावर x tan x/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इससे पहले हमें थोड़ा सा काम इसमें करना होगा। क्वेश्चन अच्छा है और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। देखिएगा हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इस पार्ट को लेके चल रहे हैं, है ना, इस पार्ट को लेके चल रहे हैं, फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे। इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे, है ना, आंशिक भिन्न की मदद से इसे हम तोड़ेंगे। जब भी हम तोड़ेंगे तो 1/5 वो आंशिक भिन्न से मदद से आप तोड़ लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए हम इसे शॉर्ट में निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा sin x - 1, हाँ, बीच में माइनस आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा sin x + 4, ठीक है, ये आ गया, और ये हमारा dx आ गया। हमें करना क्या है, sin x की जगह पे tan में बदलना। देखो यहाँ भी tan आ रहा है, यहाँ भी, और आंसर ऑप्शन में भी सारे tan आ रहे हैं, मतलब कि sin x को चेंज कर लो हाफ एंगल में, है ना। sin x का हाफ एंगल में फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, ये होता है। और आप इसे रखिएगा, है ना, मैं इसे रखूँगा नहीं, आप इसे रखिएगा, और रखने पे क्या आएगा देखिएगा, है ना, जगह की शॉर्टेज, जो क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, I = 1/5, है ना, 1/5, एक मिनट, इंटीग्रेशन 1/5 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ बन जाएगा 2 tan x/2, है ना, 2 tan x/2 माइनस का 1 प्लस का 1, है ना, क्या आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, और ये भी आ जाएगा प्लस का tan स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, और sin x माइनस का 1 है, नहीं यहाँ दिया लास्ट वाला, तो ये तो माइनस का हो जाएगा ना भाई, उसमें रखेंगे जब हम वैल्यू रखेंगे क्या, 2 tan x बट्टे 1 + a, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, है ना, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी करना है, ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा जगह जो भी आएगी, है ना, इसको कैलकुलेट करिएगा, मैं आगे वाली लाइन में रख दूंगा ना, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan x को t मानेंगे, क्या करेंगे, tan x/t को क्या मानेंगे, t मानेंगे। जब t मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, है ना, ये आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर dx/2, ये हो जाएगा 2 dt के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन है 2 dt डिवाइडेड बाई, यहाँ बन जाएगा माइनस का t स्क्वायर प्लस 2t - 1, हाँ, माइनस यहाँ पे भी बन जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाई, 2 ले लेना कॉमन, जब 2 कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा, ये 2t स्क्वायर प्लस का t, है ना, tan को t मानना, यहाँ भी कैलकुलेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा, है ना, मेरे पास जगह की कमी है थोड़ी सी, नहीं तो मैं इसे पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाता, +2, देखिएगा ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लो, इस वाले से माइनस का कॉमन ले लो, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5, है ना, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे ये t - 1 का होल स्क्वायर है, t - 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 काट दो, है ना, ये कितना हो जाएगा dt, यानी कि आ जाएगा 1/5 से गुणा भी हुआ है, 1/5, है ना, 1/5, और इसे हम क्या करेंगे, जब भी इसे इंटीग्रेट करेंगे dt, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे t की वैल्यू जो है 2t है, 2 और कॉमन लेना पड़ेगा हमें, है ना, 2 और कॉमन लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10, और अंदर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t/2 + 1, है ना। अब देखो इसमें
अगर हम b निकालेंगे यानी कि 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 यानी कि 1/16 से यहाँ और यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, यानी कि अब ये बन जाएगा। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ माइनस, मतलब हमको एक ही वैल्यू चाहिए इससे और कुछ नहीं चाहिए। देखो हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, तो -2 + 1 नीचे निकल के आ जाएगा, है ना, t की पावर हो जाएगा -2 + 1, यानी कि एक माइनस निकल के आ जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कि a का जो वैल्यू निकल के आएगा, वो आ जाएगा 2/5। बस इसको छोड़ दो, इसका काम खत्म। अब इसके साथ आ जाओ, -1/10, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये है यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई, देखो ये हो जाएगा t + 1/4 का होल स्क्वायर, t + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस, आप जब इनको घटाओगे तो आ जाएगा 15/16। 15 को आप लिखोगे √15 और 16 को लिखोगे 4, इसका स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस है हमारे पास पहले से 1/10। देखो ये बन गया tan इनवर्स x/x, क्या बन गया, tan इनवर्स x/a, वो क्या होता है 1/a, तो 1/a a का वैल्यू कितना है √15/4, तो 4 बटा में हो जाएगा √15, 4/√15। फिर tan इनवर्स x/a, x कितना हो जाएगा 4t + 1/4, है ना, 4t + 1/4 कट जाएगा, ये √15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट करेंगे इसे 2 और ये 5, यानी कि ये आ जाएगा -2/5 √15, और tan इनवर्स, tan की वैल्यू रख दो, xt की वैल्यू रख दो, ये tan x/2 + 1 बटा में √15, है ना। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो यही अटल सत्य है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आया है 2/5 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो tan इनवर्स वाले के साथ जो है, तो वो आ जाएगा -2/5 √15, और यहाँ पे देखो फंक्शन है, ये tan के अंदर जो फंक्शन है, इनवर्स में जो फंक्शन है, यानी कि fx, इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है वो कितना है 4 tan x/2 + 1। ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, है ना, ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, है ना, ये वाला ऑप्शन मैच करता, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता तो, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन में अगर ये √15 है तो ये मैच करेगा, ठीक है। ओके, करिएगा इसे एक बार, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कोशिश करिएगा इसका आंसर आपको याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24, है ना, इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, मॉडुलस x का। अब प्रश्न में हमसे बता दिया गया कि x इज लेस देन 1। देखो लेस देन 1 पे क्या होता है, माइनस का x होता है, कब, जब लेस देन 0 होता है, और x कब होता है, जब जो x से ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमें ये वाली कंडीशन में लेना है, यानी कि मॉडुलस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, -x dx, कितना हो जाएगा ये -x² + c। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। हमें करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे आपको हम बता दें कि लिमिट दी गई है, ये x है ना, इसकी लिमिट क्या दी गई है 0 से 1.5। x² की देख लीजिए कितनी आ जाएगी भाई, x² की ये तो 0 ही रहेगी। अब 15 225 होता है तो यानी कि 2.25। अच्छा, इन दोनों के बीच में देखना है हमें कि कितने इंटीजर्स होंगे। इनके बीच में देखो कितने इंटीजर होंगे भाई, एक तो हो जाएगा 0 के बाद इंटीजर 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा। ये तो वैल्यू रही x² की, है ना, ये किसकी वैल्यू रही x² की। अब हमें क्या करना है, ये इसमें रूट ले लो भाई, x के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, है ना, और वो 1.5 है ही ऑलरेडी। तो इस लिमिट को हम तोड़ेंगे, 0 से कितना दिया गया है 1.5, और ये दिया गया है x² और ये दिया गया है dx। तो लिमिट कहाँ होगा, जब हमारा फंक्शन कहाँ पे है 0 से 1 है ना, लिमिट क्या है 0 से 1, लिमिट क्या है 0 से 1 है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में छोटा वाला आएगा, इन दोनों में कितना आएगा छोटा वाला, छोटा कौन सा है, छोटा इंटीजर कौन सा 0, तो ये 0 dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 1 से 2, 1 से √2, 1 से √2, 1 से √2 में कौन है 1 से 2 है ना, छोटा वाला आ जाएगा 1 dx, प्लस फिर कहाँ जा रही है लिमिट √2 से 1.5, √2 से 1.5 जा रही है। इसमें कौन सा आ जाएगा, इन दोनों में छोटा कौन है
2 है ना, 2, तो ये आ जाएगा 2dx। चलिएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इसका, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये √2 और ये 1 है, प्लस और इसका कितना हो जाएगा, 2 को कर लो बाहर, और ये भी हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा √2। तो कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, √2 - 1, लिमिट अप्लाई कर दो, प्लस 2 इंटू कितना 1.5 माइनस का √2 है ना, ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस ये 15 दूनी 30 यानी कि 3 बन जाएगा, माइनस का 2 √2, सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि 2 माइनस का √2 आ जाएगा। 2 माइनस √2 देखो कौन सा ऑप्शन है, 2 माइनस √2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, इस तरह से हमने आज कंप्लीट कर लिया 2011 का वो प्रश्न पत्र, 2011 का वो प्रश्न पत्र जिसने प्रतियोगियों की आत्मा को हिला दिया था, है ना। 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 25 से लेकर 50 तक प्रश्नों को हल करेंगे। चलिएगा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।